हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के चैप्टर 4th एयर के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कोई डिस्कस नहीं किया है, साथ में मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स इनको भी डिस्कस किया है। आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे और हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज। एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है, कितनी होती है? चलिए बताते हैं आपको। ये होती है 21%। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज फाउंड इन। ओजोन लेयर होती है कौन से स्फीयर में होती है? चलिए देखते हैं इसका आंसर भी। ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच गैस क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करती है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ। आयनोस्फीयर इनमें से किसका हिस्सा है? ये है थर्मोस्फीयर का। What was invented by एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस ने किस चीज का आविष्कार किया था? उन्होंने किया था थर्मामीटर का। Which winds change their direction in different seasons। वो कौन सी हवाएं हैं जो डिफरेंट सीजन्स में अपनी डायरेक्शन को बदल लेती हैं, चेंज कर लेती हैं? वो हैं सीजनल विंड्स। विच लेयर इज द अपर मोस्ट लेयर। वो कौन सी लेयर है जो सबसे ऊपर होती है? वो है एक्सोस्फीयर। विच गैस इज अवेलेबल मोस्ट प्लेंटिफुल इन द एयर। एयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है? वो होती है नाइट्रोजन। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड। जो एयर की गर्मी और ठंडापन की डिग्री होती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहते हैं उसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापा जाता है, किसके द्वारा नापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। वो कौन सी गैसेज हैं जो हमें सूरज की नुकसान देने वाली रेज से हमारा बचाव करती हैं? वो है ओजोन। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। स्ट्रेटोस्फीयर का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि उसमें ओजोन गैस की लेयर होती है। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, कि जो ओजोन लेयर है वो हमें सन रेज की नुकसान देने वाले इफेक्ट से बचाती है। इन विच डायरेक्शन द विंड ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। कौन सी डायरेक्शन में पूरे साल भर हवाएं चलती रहती हैं? इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में। ये है परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स इज द ट्रेड विंड्स। परमानेंट विंड्स कहते हैं ट्रेड विंड्स को, वेस्टर्लीज को, ईस्टर्लीज को। ये तीनों तरह की हवाएं आर द परमानेंट विंड्स, यही परमानेंट विंड्स होती हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक विशेष डायरेक्शन में पूरे साल भर निरंतर चलती ही रहती हैं। इन विच लेयर्स ऑल वेदर फिनोमेना अकर्स। कौन सी लेयर में मौसम का जो पूरी ये घटना है घटित होती है? वो कौन से स्फीयर में होती है? वो होती है ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फीयर layer troposphere layer is the most important layer of the atmosphere. ट्रोपोस्फीयर लेयर एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है।
द एयर वी ब्रीद एग्जिस्ट एयर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो इसी जगह मौजूद होती है. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर. सभी जो मौसम से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जैसे बारिश, कोहरा, ओले पड़ना, वो सब ओलावृष्टि जिसे कहते हैं वो इसी लेयर में होती हैं. What is the result when the air is heated? जब हवा गर्म होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि हवा हल्की हो जाती है. When air is heated, जब हवा गर्म होती है, it expands, तो ये बढ़ती है, becomes lighter, हल्की हो जाती है, and goes up, ऊपर जाती है. Cold air is denser and heavy. जो ठंडी हवा होती है वो घनी होती है और भारी भी होती है. विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. वो कौन सी लेयर है जो एटमॉस्फेयर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है? वो होती है ट्रोपोस्फियर है. वो ट्रोपोस्फियर लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फियर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की. इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है और जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी यहीं पर मौजूद है. वॉट इज़ एयर प्रेशर? एयर प्रेशर किसे कहते हैं? एयर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर. जो एयर के बाहर से प्रेशर होता है उसे ही एयर प्रेशर कहते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द एयर प्रेशर. नेम द टाइप्स ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल के प्रकार बताइए. तो ये हैं ऑल ऑफ द अबव, सभी हैं ये. कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, ये 3 टाइप्स हैं रेनफॉल के. व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब होता है ऑल कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन. वेदर इज आर टू आर, ये, और वेदर हर घंटे बदलता है, डे टू डे, हर दिन बदलता है, बस यही वेदर कहलाता है. हाउ ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट टू अस. ओजोन लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज. ये हमें नुकसान देने वाली रेज से बचाती है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज. सन रेज का जो नुकसान देने वाला इफेक्ट, प्रभाव होता है, उससे हमारी सुरक्षा करती है ये. विच गैसेज मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. वो कौन सी गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर के ज़्यादातर पार्ट को बनाती हैं? वो है बोथ ए एंड बी. ए एंड बी कौन सा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है. यही दोनों एयर गैसेज मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की ज़्यादातर मात्रा को बनाती हैं. चलिए अब हम मैचिंग करेंगे. हमें इनको मैच करना है, ये क्वेश्चन है. तो चलिए हम सीधे आंसर को ही यहाँ पर देखेंगे. मेसोस्फीयर 80 किलोमीटर तक होता है. थर्मोस्फीयर 80 to 400 किलोमीटर तक हाइट होती है. एक्सोस्फीयर की बियॉन्ड 400 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर से भी ऊपर. और स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर होता है. और जो ट्रोपोस्फीयर है वो 13 किलोमीटर होता है. अब हम फिल इन द ब्लैंक देखते हैं. द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितने परसेंट है? 78%. विंड वेन शो द डायरेक्शन ऑफ द. विंड वेन यानी कि आपने देखा होगा पंखा, एक पंखुड़ी होती है लगी हुई, उसे विंड वेन कहते हैं. तो वो डायरेक्शन बताता है किसकी? विंड की, कि हवा किस तरफ चल रही है. इन द एटमॉस्फेयर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21%. वैन वी इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं, वैन वी ब्रीद इन वी टेक सम अमाउंट ऑफ, तो हम कुछ अमाउंट इस गैस का भी लेते हैं इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल, और बाहर भी निकाल देते हैं. ये होती है नाइट्रोजन. प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर प्लांट्स टू टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स के लिए कि वो एयर से नाइट्रोजन लें. तो वो क्या चीज़ है? वो
वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा है एटमॉस्फेयर में, इज़ अफेक्टिंग द अर्थ, वो अर्थ के किस चीज़ को प्रभावित कर रही है? वो प्रभावित कर रही है वेदर को और साथ में क्लाइमेट को भी। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो वो इसी वजह से है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, वो कौन सी लेयर है जो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है? वो है थर्मोस्फियर। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस, जो हल्की गैसें हैं जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो स्पेस में तैरती रहती हैं। कौन से लेयर में तैरती हैं ये? एक्सोस्फीयर में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर इज, सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फियर। स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया था, वो किसने किया था? वो किया था एंडर्स सेल्सियस ने। उन्हीं के नाम पे इसका नाम सेल्सियस पड़ा। अब हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ये वाली पिक्चर बनानी होगी। इसमें सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर है। यहाँ से देखिए, सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, और इसके बाद है ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर है ट्रोपोस्फीयर। अब हम देखते हैं ड्रॉ मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये यहाँ पर बताना होगा, ये इसका आंसर है। ये आपकी बुक में भी गिवन है। आई थिंक कि ये 4.4 फिगर है। तो इसमें इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ इक्वेटर है वहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि एरो बना हुआ है ना, ये नॉर्थ की साइड, ये नॉर्थ है ऊपर की साइड में जहाँ 90 डिग्री एन लिखा है, और जो आपका सीधे हाथ है जिसे खाना खाते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो एरो सारे इधर से ही आ रहे हैं। और जो नीचे इसके साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये चूँकि ग्लोब ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो उसे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे नीचे सबसे लास्ट में पोलर ईस्टर्लीज लिखा हुआ है। तो चूँकि ये इस साइड से है और ये पोल है, तो इसे पोलर ईस्टर्ली लिखा जाएगा। एरो भी यहीं से बनेंगे। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये भी ईस्ट की साइड से ये, और ये अभी ये पोलर रीजन है, तो इधर भी इस तरह से ही बनेंगे। तो इसको ऐसे करके आप याद करिए, तो आपको बनाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी बनाऊंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो टाइम से मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।